नमस्कार, मैं नेहा शर्मा, हिंदी साहित्य संस्थान के पटल से आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे इस खास कार्यक्रम की एक कड़ी में किरदारे ज़िंदगी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम हर बार एक ऐसा किरदार लाते हैं जो अपनी ज़िंदगी की कहानी अपनी ज़ुबानी बताता है। और वो कहानी सिर्फ हमारी आपकी नहीं होती, एक प्रेरणा होती है। उस कहानी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ने में, जिंदगी में हर पथ पर परेशानियों का सामना करने का साहस पाते हैं। इसी कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़ी है आदरणीय मीना राजपूत जी, जिनका मैं अभिनंदन करती हूँ हिंदी साहित्य संस्थान पटल पर, जो जयपुर से हमारे साथ जुड़ी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मीना राजपूत जी हमारे पटल पर। आदरणीय मीना जी की कहानी हम उन्हीं की जुबानी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें इनके बारे में बताना चाहती हूँ कि मीना जी जयपुर से जुड़ी है। ये एक स्पेशल एजुकेटर है। अब ये स्पेशल एजुकेटर क्या होता है ये हम इन्हीं से जानेंगे। इनकी एक बेटी है जो कि इन्हें 1.5 साल की जब वो बेटी थी, और तब उन्हें सीवियर ऑटिज्म के बारे में पता चला था कि वो उससे ग्रसित है। किस तरह उन्होंने उस समय अपनी भावनाओं को संभाल कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का साहस लिया, और ना ही सिर्फ साहस लिया, उसे एक मुहिम बनाया, एक पथ बनाया, एक जीवन में आगे चलना रास्ता बनाया, और ना सिर्फ अपने लिए, पूरे समाज के लिए। और ये बहुत साहस का काम मीना जी ने अपने अपने परिवार के साथ, अपनी बेटी के साथ और हम सबको साथ लेकर किया है। तो मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले इतने सुंदर कार्यक्रम करने की, जो आप समाज में जो कर रही हैं, जिस साहस से आप आगे बढ़ रही हैं, और जिस परेशानी को आपने परेशानी नहीं रहने दिया, अपने जीवन में उसको एक अपना ही मिशन बना दिया, जीवन जीने का एक सार्थक रूप बना दिया। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले मीना जी, आप अपना थोड़ा सा परिवार के बारे में बताइए कि आपके परिवार में कौन कौन है, और थोड़ा सा अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में हमें और अपने श्रोतागण को जरूर बताइए। मेरा परिवार पर छोटा सा है। मेरे परिवार में मेरे पति, मेरी बेटी और मेरे बाबूजी हैं। मेरी माँ की कुछ साल पहले डेथ हो गई, और हम एक छोटा सा ये परिवार है। बच्ची है, आपको पता है मैंने बताया था कि सीवियर डिसेबल है, लेकिन मेरे पति की और मेरे परिवार की वो मतलब एक तरह से जिंदगी है। वो है तो हमारी सांसें हैं, वो हमारी धड़कन है, हमारी जिंदगी है, हमारी आत्मा है। मतलब उसकी हंसी से जैसे पूरा घर, जब वो हंसती है तो पूरा घर जैसे रोशनी से भर जाता है। और जब उसको जरा सी भी तकलीफ होती है ना, तो पूरे घर में जैसे एक सन्नाटा सा आ जाता है कि इसको क्या तकलीफ हो गई। क्योंकि मेरी बेटी है, इसमें बता नहीं पाती, बोल नहीं पाती, तो एक बहुत तकलीफ होती है कि उसको अगर जरा सा भी कुछ होता है। और मैं ये है कि जैसे सब लड़कियों के सपने होते हैं, मेरा भी सपना था शादी से पहले कि मैं भी कुछ अलग हटके करना चाहूंगी। मेरा सपना था कि मैं जर्नलिस्ट बनूं, और मैंने उसका कोर्स भी किया, उसमें सक्सेस भी हुई, उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही। बट कहते हैं ना कि अपने करने से कुछ ही नहीं होता, होता तो ऊपर वाले के करने से है। अपने तो जो योजनाएं है वो एक तरफ रह जाती है, और चलती ऊपर वाले की है। उसके बाद में जब शादी हुई तो शादी बहुत अच्छे, मतलब हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। और जब बच्चा हुआ तो एक जो खुशी होती है ना घर में, वो बहुत खुशी हुई मैम की
एक बच्चा आ रहा है घर में, रौनक हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर ऊपर वाले को मंजूर नहीं हो तो वो खुशी भी नहीं रह पाती। कुछ टाइम बाद में पता लगा कि मेरी बेटी स्पेशल है, वो सीवियर है। डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स का कहना था कि इसकी पूरी बॉडी में पैरालिटिक अटैक आ चुका है, ये होल लाइफ बेड पे रहेगी, कभी बैठ नहीं सकती, करवट अपने आप नहीं ले सकती। मैम नेचुरल है कि एक माँ बाप के लिए ये सुनना बट दुखदाई होता है कि क्या हो रहा है। वो एक दिन था मैम, वास्तव में मैं बहुत रोई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है, चारों तरफ जैसे अंधेरा नजर आ रहा था। बट वो एक दिन और उसके बाद में जो रोशनी दूसरे दिन की हुई ना, वो एक दूसरी रोशनी थी। वो थी मेरी बेटी, मेरी ताकत बन के निकली। मेरा एक ही था कि मैं अगर आज कमजोर हो जाऊंगी तो मैं मेरी बेटी को दुनिया तो क्या कोई भी नहीं जीने देगा। और मेरी बेटी मेरी ताकत बन के मेरी प्रेरणा बनी और मेरी ताकत बनी। और आज उसी की वजह से मैंने अपना ये छोटा सा एक एनजीओ बनाया जिसमें आज 35 बच्चे हैं जो कि सीवियर भी हैं, जिनको ये नहीं पता होता मैं एडीएल वर्ग का कुछ पता नहीं होता है कि हम खाना कैसे खाएं, हम टॉयलेट कहाँ जाना है, फ्रेश कहाँ होना है, नहाते कैसे, कुछ भी इन लोगों को पता नहीं होता है। हम शुरुआत करते हैं इनके ईटिंग से और टॉयलेट ट्रेनिंग। हमारे बच्चे मैम कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं जब वो हमारे पास आते हैं, तो उनकी शुरुआत हमारे को होती है कि एक एक छोटी छोटी चीज हमें उन्हें बतानी पड़ती है। और सच बोल के आज मेरे पास जितने भी बच्चे हैं वो कम से कम इतने तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं मैम कि अपना काम कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। बट फिर भी मैम इन बच्चों की वो प्रॉब्लम्स है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत बिल्कुल। मतलब अगर सोचो ना तो इन प्रॉब्लम्स का कोई एंड ही नहीं है। एक के बाद एक बच्चों को नहीं पता कितना खाना है, बीमार हो गए तो ये बता नहीं पा रहे, अपने आप को समझा ही नहीं पाते कि इनको प्रॉब्लम्स कहाँ है। और इनकी एक एक चीज को हमें समझना है, हमें समझ के उनके साथ काम करना होता है। और मैं जब अपना बच्चा ऐसा होता है ना तो सबसे पहले हमें अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हीं की तरफ से फाइट करना। नेचुरल है कि सब तरह के लोग होते हैं और वही मतलब ये है कि मेरे लिए तो वो लोग भी ताकत बन। मतलब जब लोगों ने कहा कि ऐसी बच्ची है कैसे, तो वो शब्द जो थे ना वो मेरे लिए प्रेरणा बन कि नहीं अगर ऐसा है तो मैं इससे डबल अपनी बच्ची के लिए करके दिखाऊं। और उस मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी जिन्होंने कि मेरी बच्ची के स्पेशल होने पे काफी कुछ बोला कि ऐसी है, इसके साथ जिंदगी कैसे होगी, क्या होगी, तुम लोगों की जिंदगी तो बेकार है, इस बच्ची के साथ है कहीं भी छोड़ दो, ये कर दो। बट वही शब्द मैम मेरे लिए प्रेरणा बन के हो कि नहीं अगर ये लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं वो करके दिखाऊंगी कि मेरी बेटी के साथ मैं कहाँ तक जा सकती हूँ, मेरी बेटी के साथ मैं क्या कर सकती हूँ। बस मैम और उसी की वजह से उन्हीं लोगों की वजह से मैं आगे भी बढ़ती गई। और मैम सबसे ज्यादा सपोर्ट किया मुझे आगे बढ़ने में मेरे हस्बैंड ने और मेरी फैमिली, मेरे माँ बाबूजी, मेरी दीदी जीजा जी, मेरे भैया भाभी। वो एक कहते हैं ना हमारे लिए चारों तरफ एक पिलर बन के, चार पिलर बन के खड़े हो गए कि तू आगे बढ़ बच्ची के साथ, हम तेरे साथ। और जब ये सपोर्ट मिल जाता है ना मैम परिवार का, तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और मेरे हस्बैंड ने मतलब इतना बच्ची के लिए किया है कि जॉब करते थे, इंजीनियर थे मेरे हस्बैंड, उन्होंने जी। अपनी जॉब छोड़ी। उनका एक ही था कि हम दोनों पढ़े लिखे हैं, हम कुछ भी कर लेंगे लेकिन अपनी बच्ची पे पूरा ध्यान दें, अपनी बच्ची हमारे लिए सब कुछ है। और बस अपने हस्बैंड और अपनी फैमिली के वजह से मैं ये सब कुछ करने में सफल हो बहुत पाई। खूब, बहुत सही बातें करी मीना जी आपने। और सच में ऐसी किरदार, ऐसी हस्ती ही आपने एक बात कही कि मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बेटी के बारे में या मेरे बारे में कुछ बुरा बोला, और आपने उस
को इतना सकारात्मक तरीके से अपने जीवन जीने का उद्देश्य बना दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत सलाम। और इसी यात्रा में सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश कुमार शर्मा जी, ओम प्रकाश जी, आपका बहुत-बहुत आभार। गुरदीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साधना जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, मीना और हमारे साथ पुष्पलता तनेजा जी, आदरणीय पुष्पलता तनेजा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत-बहुत आभार आप सभी का कि आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं। तो मीना जी, आपने जो बातें बताई कि किस तरीके से आपको जब आपकी बेटी हुई, आपकी बेटी का नाम विलेना है, मैं सब श्रोताओं को बता दूं, जिसको हम सभी प्यार से गोलू कहेंगे। मीना जी ने मुझे बताया था कि हम प्यार से उसे गोलू कहते हैं, तो हम भी उसे प्यार से गोलू ही कहेंगे। वो इस समय 22 साल की उम्र की हो चुकी है शायद, मीना जी, अगर जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सबसे पहले तो कि आपने जैसे बताया कि जब वो पैदा हुई थी तो खुशी होती है बच्चे के आने की, एक सबसे बहुत ही बड़ी खुशी होती है। वो खुशी आपकी शायद थोड़ी कम हुई होगी जब आपको इस बारे में पता चला। तो उस परेशानी से निकलने में आपने मुझे बताया कि एक रात लगी थी आपको, अगर मैं गलत नहीं। यस। आपने सिर्फ एक रात का समय लिया और उस रात के बाद आपका एक अलग ही सवेरा हुआ। उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूंगी कि आपने इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात को अपने मन में से बिठाया और समझा कि अब इसके आगे राह क्या है। और यही हम सबको करना चाहिए कि मुश्किलें सबके जीवन में आती हैं, अगर हम उन मुश्किलों को लेके बैठ जाए और आगे कुछ ना करें तो जीवन जीना सच में बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप स्पेशल एजुकेटर हैं, आपका एक एनजीओ भी है, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जिसका नाम लक्ष्य स्कूल है। तो उसमें आपने बताया कि 35 बच्चे हैं। मेरा एक सवाल है कि किस उम्र के बच्चे आपके उस स्कूल में हैं, क्या रेंज है बच्चों की, और वो बच्चे कैसे एडमिशन आप लेते हैं, क्या आप बताते हैं या कुछ ऐसा कुछ प्रोसीजर है आपके एनजीओ में एडमिशन लेने का, और क्या उम्र क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ सबसे पहले। मैम, हमारे बच्चों की एज 3 इयर्स, सबसे छोटा जो बेबी है वो 3 इयर्स का है हमारे पास, और जो सबसे बड़ा है वो 16 इयर्स का बच्चा है। और इन बच्चों को मैम हमारे यहाँ पे लेने का कोई हमने वो नहीं रख रखा है कि ये होना चाहिए या कोई प्रोसेस है। बच्चे में प्रॉब्लम है, हमारा एक ही काम है कि उस बच्चे को लेना है हमें और उस बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्व करनी। उस बच्चे को जहाँ तक हो सके हम इंडिपेंडेंट बनाए, और कोशिश अभी जैसे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोशिश हमारी ये है कि उनको अपने पैरों पे कुछ ऐसा काम सिखाएं कि ये कुछ अर्निंग कर सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सके। क्योंकि मैम आजकल होता है कि जो नॉर्मल भाई भाई होते हैं वो भी आपस में साथ नहीं रह सकते, तो वो इन बच्चों को कौन रखना पसंद करे। एक बहुत बड़ी समस्या है ये मैम, हम सबके सामने, हम पेरेंट्स के सामने, कि इन बच्चों का क्या होगा, बाद में क्या होगा। मैम कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता, तो मैम ये अगर किसी भी पेरेंट्स को कुछ हो जाता है, मतलब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर बच्चों के पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो बच्चे कहाँ जाए, किसके पास रहेंगे, इनकी देखभाल कौन करेगा, इनको टाइम पे खाना कौन देगा, इनकी हर जरूरत का ध्यान कौन रखेगा। मैम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश के लिए। और मैं कहूंगी कि आज 140 करोड़ की जनसंख्या हमारे देश में है। हम चांद पे जाते हैं, मंगल पे जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लेकिन क्या इन बच्चों के लिए सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है? क्यों? और अब मैं यही चाहती हूँ मैम कि आज मैं, मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो यही है कि ऐसा होम बनाओ जिसमें ये बच्चे, खाली जयपुर या राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया के लिए मैं वो बनाना चाहती हूँ कि अगर किसी भी पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या कोई प्रॉब्लम हो जाती है और बच्चा संभाल नहीं सकते हैं, तो वो बच्चे को हमारे पास भेज, हम उस बच्चे को बिल्कुल पेरेंट्स की तरह प्यार देते हुए रखें और उसकी पूरी जिंदगी सेवा करें। क्योंकि मैं उम्मीद
गवर्नमेंट सरकार से भी इतनी कदर नहीं कर सकती मैम गवर्नमेंट से, क्योंकि कई जगह खुद को ही आगे बिल्कुल। बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हम इस क्योंकि बात पे सबके लिए आगे कोई आएँगे और बात सरकार की ज़रूर बात करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ लोग जो हमारे साथ हमेशा जुड़ते हैं हमारी यात्रा में, हमारे संस्थान के साथ और बहुत महत्वपूर्ण किरदार है हमारे संस्थान के, आदरणीय सुदर्शन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और आदरणीय सुरेंद्र कुमार सागर जी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने का और हमारी बातें सुनने का। मीना जी, आपकी हर एक बात से ज़रूर ही हर श्रोता को प्रेरणा मिल रही होगी और शायद उसे आज जो एक हर इंसान का सोचने का तरीका होता है कि हमेशा अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, अपनी परेशानियों को शायद सबसे बड़ा मानते हैं, आज थोड़ी-सी छोटी लगने लगी होंगी। तो इसी बात को, इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने श्रोताओं को कुछ बताना चाहूँगी कि आदरणीय मीना जी कौन बनेगा करोड़पति की भी प्रतिभागी रह चुकी हैं। शायद हमने, आपने उन्हें ज़रूर ही टीवी पे उस एपिसोड में देखा होगा और इन्हें बहुत सारे सम्मानों की प्राप्ति हुई है। कुछ सम्मान मैं ज़रूरी से आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे बेस्ट कंट्रीब्यूटर इन स्पेशल एजुकेशन से इन्हें सम्मानित किया गया है 2022 में। ये एक सोशल एक्टिविस्ट 2022 रियल सुपर वुमेन का खिताब पा चुकी हैं। इन्हें आदि शक्ति नारी सम्मान भी प्राप्त हुआ है। इन्हें आदरणीय सोनू सूद, जिन्हें आप और हम सब जानते हैं, जो कलाकार हैं, उनसे भी सम्मान प्राप्त हुआ है। ये विमेन ऑफ राजस्थान 2023 भी रह चुकी हैं और ऐसे बहुत सारे सम्मान मिले हैं इन्हें, जिनकी बहुत लंबी लिस्ट है और आगे भी ये सम्मान मिलते रहेंगे। बट शायद सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा रिवॉर्ड और कहूँ मैं अवार्ड से ज़्यादा तो शायद इन्हें उन बच्चों की खुशी, उन बच्चों की मुस्कुराहट से मिलती होगी जो ये शायद डेली देखती होंगी। तो आइए हम इनके कुछ एक वीडियो देखते हैं, कुछ झलकियाँ देखते हैं इनके कार्यों की, इनके कामों की और उन्हें भी हम एक प्रेरणा के रूप में ही देखे जाएंगे। तो अब आपके सामने अहमदाबाद गुजरात से सीरीन प्रद्युम्न व्यास की और अंत में मिलिए जयपुर राजस्थान से मीना राजपूत की। जोरदार तालियां बच जाए इनके लिए, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे देश रे। मनोज जैन जी। या भी लाओ। या भी लाओ, या भी लाओ। शाबाश। ये भी हैं दोनों। या भी पैर से नीचे रख के पैर से मारो, किक मारो, किक। या भी किक मारो। बहुत खूब, बहुत सुंदर। इस वीडियो को देखकर
सच में मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं सोच रही हूँ कि उन पेरेंट्स को, उन माता पिताओं को कैसा लगता होगा जब ये बच्चों की खेलते हुए देखते हैं। जब जैसा कि आपने भी हमें शुरू में बताया था कि डॉक्टर ने बोला था कि आपकी बेटी चल नहीं पाएगी या उठ नहीं पाएगी, और आज आपके साहस की वजह से ही वो चल रही है, उठ रही है, वॉक कर रही है। आपने मुझे बताया था कि 5 किलोमीटर शायद ये वॉक करती है, डेली चलती है, डेली का है, खेल डेली रहे डेली। हैं। इनकी जीवन को परिवर्तित किया है आपने पूरी तरीके से, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और जो आपका मकसद है कि बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करना, जो सबसे बड़ी बात है, जो शायद हर माता पिता की एक चिंता होती है, और शायद स्पेशल बच्चों की बहुत ज्यादा चिंता होगी उन माता पिताओं को, तो वो जो आप उनके पैरों पे जो खड़ा करने का जो काम कर रही है, वो बहुत बढ़िया काम है, बहुत बहुत बढ़िया काम है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एज अ स्पेशल एजुकेटर आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या आती हैं और उनका समाधान क्या होता है? सबसे बड़ी समस्या तो हमारे साथ ये आती है कि पेरेंट्स एक एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारा बच्चा स्पेशल है। उनको लगता है कि हम स्पेशल एजुकेटर के पास जा रहे हैं तो हमारे बच्चे में प्रॉब्लम, और वो एक है नेचुरल है मैम कि दुनिया भी उसी नजर से देखती है कि स्पेशल स्कूल में जाता है तो बच्चे में प्रॉब्लम और प्रॉब्लम है। लेकिन पेरेंट्स को उस चीज को मैम एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकते, कि कर ही नहीं पाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसा है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं मैम जो कि मतलब ये चाहते हैं कि किसी भी को ये पता नहीं लगे कि हमारा बच्चा स्पेशल है, या किसी भी फंक्शन में वो ले जाना पसंद नहीं करते कि बच्चा चीखेगा चिल्लाएगा। और मेरा मतलब ये बहुत बड़ी समस्या हमारे साथ आती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर हम लोग उन बच्चों को, मैं बहुत से इवेंट भी करते हैं हम लोग, तो उस इवेंट में जब बच्चों को हम लोग ले जाते हैं तो वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, खुशी किसी, जो बच्चा बोल नहीं पाता किसी तरह तो खुशी जाहिर करेगा अपनी, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया है बोलती रहेगी, वो तो अच्छे को भी बोलती है बुरे को भी बोलती है। अगर दुनिया को देखेंगे ना तो मैम फिर तो दुनिया को देखते रह जाएंगे। और मैं कहती हूँ दुनिया को मत देखो, समाज को मत देखो, परिवार को मत देखो, देखो तो इस वक्त अपने बच्चे को देखो कि हमें उसको कैसे खुशी देनी। लोग तो बोलेंगे, बोलने दो, क्या फर्क पड़ेगा। बोलने को लोगों ने, मैम जब मैंने अपना ये एनजीओ शुरू किया था, आसपास के लोगों ने बहुत कुछ बोला था। मतलब बहुत आसान काम नहीं था मेरे लिए कि मैं इतना एनजीओ स्टार्ट कर पाऊँ। लोगों के कमेंट्स होते थे कि पागलों का स्कूल खोल रही है, पागलों को रखेगी, मतलब ये वर्ड मैंने सुने। और दूसरी प्रॉब्लम एक आती है मैम कि हमें मेडिकल में बहुत प्रॉब्लम आती है। मेडिकल ट्रीटमेंट में बच्चों को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी बच्चे को मैम, एक तो स्पेशल बच्चा है उसको कोऑपरेट नहीं किया जाता है, डॉक्टर्स उसकी मतलब फीस तिगुनी ले लेंगे, उसको मतलब इस तरह से टीच करते हैं कि मतलब कई बार तो पेरेंट्स रो पड़ते हैं। अब मैं अपना ही एक आपको किस्सा बताऊं, मैं अपनी बेटी की आईज का ट्रीटमेंट करवाने गई, तो मतलब दिखाना था, तो डॉक्टर अच्छे थे। डॉक्टर ने मेरे को कहा कि आप सुबह मॉर्निंग में इसको लेके आना, खाली पेट लाना है तो हम चेकअप करेंगे। वहां पे रिसेप्शनिस्ट बैठे थे, मैंने मतलब ये बोला कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे, कि क्या काम है। मैंने कहा बच्ची की आइज का चेकअप कराना। उनके वर्ड थे कि बच्चे को दिमाग तो है ही नहीं, दिखे या नहीं दिखे क्या फर्क पड़ता है। इस तरह के कई चीजें आती है, हम बच्चों को मैं खुद लेके जाती हूँ हॉस्पिटल में कि क्या कर लोगे मैम, क्या फर्क पड़ेगा इसका हो या नहीं हो, इनके क्या फर्क पड़ता है। मैम क्यों नहीं पड़ता है फर्क, मतलब इस तरह के हम लोगों को बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और दूसरा होता है कि इन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा लूट मचा के रखी। आपको बताऊं, मेरे पास 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा भाई थे। मम्मी जयपुर में आके रही थी नागौर से, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। बच्चों को मैं
प्रॉब्लम हुई, निमोनिया हुआ। हॉस्पिटल वालों ने मतलब उस बच्चे के 15 डेज की ट्रीटमेंट के लिए 15 लाख रुपए लग गए। कहाँ तक पेरेंट्स करेंगे मैम? वो लेडी कर्जे में डूब चुकी सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए। तो मैं ये चाहूंगी मैम, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ऐसी जो हमें फेस करनी पड़ रही है हर जगह, हर कह रही हूँ ना, हर कदम कदम पे हमारे साथ प्रॉब्लम्स आती है। कहाँ से इन बच्चों के लिए पेरेंट्स इतना करें? मेरे पास जो है मोस्टली बच्चे हैं, कई बच्चे लेबर क्लास फैमिली से हैं मैम, जिसके पेरेंट्स की मंथली इनकम ही 10,000 है। वो अपने बच्चे का कहाँ से ट्रीटमेंट कराएगा, कहाँ महंगे इंस्टीट्यूट में भेजेगा, कैसे काम होगा? तो थोड़ा सा मैं सबसे ये चाहूंगी कि मतलब गवर्नमेंट से भी इन बच्चों के लिए कोई ऐसा तो हो डिपार्टमेंट कि जहाँ इन बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत देखा जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता मैम। हर जगह, हर मतलब हर कदम कदम पे हमें इन बच्चों के साथ फाइट करनी पड़ती है। कभी समाज के साथ, कभी पार्क में लेके जाओ तो लोग बोलने शुरू कर देते हैं, क्या पागलों को लेके आ गए? भाई बच्चे हैं, बच्चा बच्चा होता है, नॉर्मल क्या होता है, डिसेबल्ड क्या होता है। आज हम भी डिसेबल्ड हो सकते हैं मैम, कोई पता नहीं होता वक्त किसका कैसा होगा। अगर हम डिसेबल्ड हो गए तो किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को पैरालिटिक अटैक आ गया, क्या हम उसे बाहर फेंक देंगे? नहीं फेंक सकते ना। तो फिर इन बच्चों के साथ ये क्यों? बिल्कुल सही बात है। मुझे जी, हर कदम पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। और सच में ये मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँ तो ये शायद लैक ऑफ एजुकेशन, जो अवेयरनेस की कमी है, शायद जानकारी नहीं है। और हमारे समाज में हर किसी को बहुत ही आसानी से लोग पागल, डिसेबल, अलग ऐसे नामों की संज्ञा दे देते हैं बिना सोचे समझे, जो उन्हें खुद भी एहसास नहीं होता कि वो क्या बोल रहे होते हैं। और शायद इसीलिए इसका नाम स्पेशल, जैसे मैंने भी स्पेशल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन किया है, तो हम सबको ये समझना चाहिए कि ये डिसेबिलिटी नहीं है, ये स्पेशल एजुकेशन है, ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, ये डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं। स्पेशली ध्यान दिया जाता है। बिल्कुल यही तो इन्हें बस ये सोच बदलनी है, और ये सोच बदलने में समय लगेगा, लेकिन आप जैसे लोग जब तक है शायद ये सोच बदल जाएगी, कभी ना कभी जरूर बदलेगी। इस यात्रा में मैं बताना चाहूंगी कि सब जितने भी हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं, बहुत आपकी सराहना कर रहे हैं। पुष्पता तनेजा जी जुड़ी हुई हैं और वो पूछ रही हैं, उनका सवाल मैं लूंगी कि आपका परिवार आपका साथ देता है। उससे पहले मैं कुछ लोगों के नाम ले लूं। आदरणीय वसंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आपके नेक काम की सराहना कर रहे हैं। आदरणीय सुदर्शना जी आपके नेक काम की सराहना कर रही है कि आप इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया है अपने कांधों पर, जो अपनी बेटी के साथ साथ आप पूरे समाज को लेके जो चल रही है, उसकी तारीफ कुछ शब्दों में नहीं हो सकती, कुछ शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। बहुत नेक काम कर रही है साधना जी, बहुत बहुत नेक काम कर रही है, बहुत साहस का काम है। तो सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। और सच में ये एक साहस का काम है, ये एक जंग है जो मीना जी शायद सालों से लड़ रही हैं और विजय प्राप्त हो रही है। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि होगी, उन्हें विजय प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि वो बहुत कुछ कर रही हैं हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए। मीना जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जब भी कोई मैं भी शिक्षक रही हुई हूँ, शिक्षिका, मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो शिक्षिकाओं का शिक्षक जब हम शिक्षण करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो कुछ एक गुण होने चाहिए हर शिक्षक में। तो मैं स्पेशली आपसे पूछना चाहूंगी कि जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं उनको कुछ अलग गुण होने चाहिए, और वो गुण क्या होने चाहिए ये मैं आपको बताना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले माफी चाहूंगी, जो सवाल हमारे पास हमारे श्रोतागण से आया था वो मैं लेती हूँ, अपना सवाल को पीछे रखती हूँ। ऋचा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपका। किड्स स्कूल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। कि आपका सवाल में दोबारा सवाल आपसे पूछती हूँ कि क्या आपका परिवार आपका साथ देता है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मैम, मेरे परिवार में जैसे मेरे हस्बैंड
मैंने पहले बात, तो मेरे हस्बैंड है वो मतलब फर्स्ट डे से वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मेरे बहुत माँ बाबूजी, मेरी दीदी जीजा जी और मेरे भैया भाभी, जो कि मेरे शुरू से लेके अभी तक हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। और आज बहुत उन्हीं की वजह से मैं मतलब यहाँ तक पहुंची हूँ। क्योंकि मैं जैसे होता था कि मुझे स्पेशलाइजेशन में कोर्स करना है, तो बेटी को जी लेके मैं नहीं जा सकती कि फुल डे में वहां रहना है। तो मेरे जी मतलब माँ बाबूजी ने हर कदम पे मेरा साथ दिया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। और मेरे हस्बैंड हर जगह मेरे साथ खड़े रहे कि आगे बढ़ना है अपने को, अपनी बच्ची के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया है। और इसके लिए मैं यही कहूंगी कि अगर हर परिवार ऐसा दे तो कोई भी बच्चा के पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हो। और यहाँ बिल्कुल पे एनजीओ में मैं अकेली नहीं, मेरी जो टीम है ना मैम, वो बहुत अच्छी है। पूरे मतलब दिल से इन बच्चों को अपना रखा है उन्होंने, और पूरा ध्यान रखते हैं, बिल्कुल अपना खुद के बच्चों से ज्यादा केयर वो लोग करते हैं। मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है मैम, बहुत केयर करता है इन बच्चों को। तो मैं बहुत अपने स्टाफ को भी इस शो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो मेरे मतलब सपोर्ट बन के खड़े हुए हैं चारों तरफ। जी इन बिल्कुल बच्चों के लिए हर जगह मेरे साथ खड़े हुए हैं, हर प्रॉब्लम में मेरे साथ खड़े हुए। फैमिली तो है ही, बिल्कुल पर मेरा स्टाफ भी मेरे पूरा स्टाफ साथ रहता बिल्कुल सच बात है। है। इसके अगर अलावा जी जी बोलिए। जी, और कुछ लोग हैं मैम अब थोड़े अवेयर होने लगे हैं, तो इन बच्चों के जी साथ थोड़ी बहुत खुशियां वो भी बांटते हैं। जैसे बहुत कि बहुत दीक्षा मैम है, कोमल चौहान मैम है एक, वो इन बच्चों के साथ छोटे मोटे सेलिब्रेशन काफी करती रहती है। एक दीक्षा मैम है, वो भी बहुत इन बच्चों के लिए करती हैं। और जी मैम दूसरा है कि केबीसी में जब मैं गई, मैं केबीसी जी की पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमारे को बहुत कोऑपरेट किया। हर कदम कदम पे मेरी बच्ची का साथ दिया, और हमारे को पूरे शो में हम मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उन्होंने बहुत हम लोगों का साथ। तो इस तरह अवेयरनेस लोगों में बढ़ जाए तो मैम ये बच्चे प्रॉब्लम नहीं रहेंगे किसी के लिए। हम्म हम्म इसी बिल्कुल तरह मैम बिल्कुल अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल ये मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। और ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में हम जानते नहीं है, हम समझ नहीं रखते, और वही हमारे साथ सामने सवालों के रूप में खड़ी हो जाती हैं। और वही सवालों के उत्तर शायद आज आपके माध्यम से, इस पटल के माध्यम से कुछ लोगों को जरूर मिलेंगे। तो सही आपने जैसे बताया कि आपका परिवार का बहुत साथ था, और मैं सच बात है कि अगर परिवार का साथ होता है तो शायद अ, कड़ी धूप में थोड़ी सी छाया का एहसास होता है, थोड़े कदम आसानी से आगे बढ़ते हैं, जो कि आप खुशनसीब हैं कि आपको आपके परिवार का साथ मिला और ऐसे अच्छे और परिवार नेक काम। जी बिल्कुल तो परिवार। परिवार पहले डगमगाने से पहले ही सहारा बन जाता है। बिल्कुल पहले बिल्कुल बहुत। डगमगाने नहीं देता। जी जी बहुत बड़ा सहारा होता है अगर परिवार का साथ हो तो। और आपके साथ हैं, आपके पति आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, तो शायद आपको उसके आगे किसी की जरूरत भी नहीं है जिस तरह आप बढ़ रही हैं। तो अब मैं अपना प्रश्न लेके आती हूँ कि मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ऐसे कुछ गुण बताइए जो एक स्पेशल एजुकेटर के में होने बहुत जरूरी सबसे पहले तो मैम कि एक स्पेशल एजुकेटर में पेशेंस होना चाहिए। इतना है। पेशेंस होना चाहिए कि अगर बच्चा आपको हर्ट भी कर दे तो कोई आपको गुस्सा नहीं करना। दूसरी बात, अगर कहीं बच्चे ने जैसे टॉयलेट कर दी, पॉटी कर दी, तो गिन नहीं करनी चाहिए उसको कि ठीक है कर दी कर दी। और मेरे पास जो भी स्टाफ है हमारे में मैम यही है कि मतलब बच्चे हमको समझते नहीं है, तो मैम कई बार गुस्सा आता है तो मार भी देते हैं। एडीएचडी बच्चे होते हैं, वो इतने हाइपर होते हैं, कोई भी चीज उठा के फेंक देते हैं जब तक वो मतलब उनका थेरेपी शुरू नहीं होती है। तो जब नए बच्चे आते हैं मैम, तो उन बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती है कि वो कुछ भी कर सकते हैं हमारे साथ। तो सबसे बड़ा होता है कि पेशेंस होना चाहिए कि वो कुछ भी कर ले, हमको हर्ट कर दें, खुद को हर्ट नहीं कर, खुद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए, भले वो हमारे को नुकसान पहुंचा, उसके हमारे को मतलब पेशेंस रखना पड़ता है। दूसरा, अगर बच्चे ने पॉटी कर दी, सू कर दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको प्यार से क्लीन करें और बच्चे को प्यार से रखें। सबसे बड़ा है कि बच्चे को प्यार से रखना है।
और पेशेंस रखना है उनके साथ, भले बच्चा कुछ भी करे। क्योंकि मैम कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा हाइपर, वो इतने हाइपर होते हैं कि कई बार तो 2 जनों को हमको संभालना पड़ता है। पर हाँ ठीक है, बच्चे ने कर लिया, गुस्सा कर लिया, आधे घंटे करेगा, बस उस वक्त इतना ध्यान रखना है कि वो हमें हर्ट कर दे, हमें मार ले भले, और वो खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। ये हमारा सबसे बड़ा रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा, बहुत ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय गुलशन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, और ऐसे ही सुनते रहिए, इस कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। आपकी बातों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, आपने कहा पेशेंस होना चाहिए। क्या कभी आपके जीवन में इतने जो कार्यरत आप रही हैं, क्या कभी आपने अपने पेशेंस में कुछ कमी महसूस करी? कभी कुछ ऐसा समय आता है, कभी कुछ ऐसा होता है कि आज आपको लग रहा है कि शायद मेरे से ये थोड़ी-सी ढीली हो रही है? क्या कभी ऐसे मौके भी आते हैं जीवन में? नहीं मैम, ऐसा क्योंकि मेरा शुरू से ही इन्हीं बच्चों से रहा है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि इन्होंने एक बच्चा था मैम की जो स्टार्टिंग में आया, बहुत हाइपर था। उसने आते ही एक चेयर उठा के मेरे मुंह पे मारा, जबकि मुझे पता नहीं था कि वो क्या करेगा, क्या मेरे पूरे मुंह से ब्लड निकलने लग गया। उस बच्चे ने मुझे 3 टाइम हॉस्पिटलाइज करवाया, लेकिन मेरे फर्क न पड़ा, मार लिया ना, आपको चोट नहीं लगी, कोई बात नहीं, मैं अभी डॉक्टर के जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी आप। और आज मैम वो बच्चा इस लेवल पे है कि वो मतलब हाइपर नहीं रहता, और 2nd स्टैंडर्ड का कोर्स आराम से कर रहा है, आराम से बैठता है, प्यार से रहता है हमारे पास। अगर उस वक्त हम गुस्सा दिखा के उसको कुछ करते तो मैम आज वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता, उसका वो ADHD बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हमारे में वो रह ही नहीं है कि मैम हम कभी भी बच्चों के सामने पेशेंस को, हमारा नहीं हो। हाँ ये जरूर है मैम कि सुबह से शाम तक 9 से 6 o'clock तक काम करते करते टायर्ड जरूर हो सकते हैं, पर पेशेंस नहीं खो सकता। क्या बात है। उसका सबसे बड़ा काम यही है, कभी भी कुछ भी हो आपको पेशेंस नहीं खोना है। बच्चा कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो ना समझ है, उसको नहीं पता कि उसने क्या किया। अगर वो ऐसा समझ ले तो मैम शायद हमारी जरूरत ही नहीं पड़े। क्या बात है। मतलब 3 बार हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं, और भी बहुत चोटें लगी होंगी दिल पे और शरीर पे, लेकिन कभी भी हौसला नहीं खोया, कभी भी पेशेंस नहीं खोया। सलाम है आपके इस जज्बे को। हमारे साथ अंजलि जी जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत आभार आपका। राजकुमारी बाजवा भी जुड़ चुकी हैं, बहुत-बहुत आभार। और सभी बोल रहे हैं कि ये काम जो आप कर रही हैं, नेक काम जो आप कर रही हैं, इसकी सराहना कितनी भी करी जाए वो उतनी ही कम है। और सच में जिस तरह आप बता रही हैं कि कभी भी आपने पेशेंस नहीं खोया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम खुद छोटी सी परेशानी में भी हमारा हौसला टूट जाता है, हम बैठ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, और घंटों, कुछ लोग दिनों निकाल देते हैं, महीनों निकाल देते हैं अपने उसी दुख में, और आगे बढ़ने का उन्हें रास्ता नहीं दिखता। तो हमें सबको आपसे बहुत बहुत प्रेरणा मिल रही है आज, आपकी बातें सुन के। बहुत एक जीवन जीने का सही तरीका, सही मायना जो आपने हमें दिया है, हमारे श्रोताओं को दिया है, समाज को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। आगे चलते हैं इसी यात्रा में। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने अपनी बातों में भी इस बात का जिक्र किया कि मुझे सरकार से कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये है कि आपकी उम्मीद क्यों नहीं है, और सरकार से सरकार क्या नहीं कर रही है और क्यों नहीं कर रही है, इसकी वजह क्या आप जानती हैं कि ऐसा आपकी योगदान क्यों नहीं है सरकार का इस तरफ, क्यों उस तरफ ध्यान नहीं किया है जो आपका ध्यान किया है? मैम एक्चुअल में होता है ना कि जो भी सरकार के पास हम लोग कई बार गए, ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने ट्राई नहीं की, बहुत बार गए, लेकिन हमेशा यही है 7 डेज में आपका काम हो जाएगा, हम हमारा PA भेज रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। वो 7 डेज मैम कभी आते ही नहीं। फिर हम लोग फोन करते हैं कि सर आप लोगों ने ये बोला था, तो सीधा एक ही जवाब होता है, हमारे पास यही काम थोड़ी ना है, और भी बहुत से काम है। मैं मानती हूँ मैम कि बहुत से काम है सर, गवर्नमेंट के पास बहुत से काम है, लेकिन क्या इन बच्चों के लिए सोचना वो काम नहीं है?
इन बच्चों के लिए जरूरतें पूरी करना वो काम नहीं है। जी बोलिए आप बोलिए। कई बार हम लोगों ने ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं भी मतलब सपोर्ट नहीं मिला। सिर्फ ये हाँ, आश्वासन सभी देते हैं, अभी कर देंगे, 10 दिन बाद में आपका काम हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन मैम वो दिन आज तक तो आया नहीं। तो फिर जब पता है कि आपको सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिलेंगे, काम तो होना नहीं है, तो फिर मैं गवर्नमेंट की तरफ देखूं भी, इसलिए उनकी तरफ उम्मीद करूं कि वो करें। मैम सिर्फ नाम देने से हम स्पेशल बच्चों को स्पेशल बच्चे बोले या स्पेशल टैलेंट चिल्ड्रन बोले, दिव्यांग बोले, ऑटिज्म बोले, जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना। नाम से समाज नहीं बदल सकता, नाम से बच्चों की जिंदगी नहीं बदल सकती। बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए, इनके फ्यूचर के लिए हमें काम करना पड़ेगा मैम। नाम नहीं देना है, हमें काम करना है इनके भविष्य के लिए सोचना है, इनकी आगे इनको कैसे रखना है। अगर इनके पेरेंट्स नहीं रहते, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या किया जाए। मैं आज ही की बात बताती हूँ, यहाँ आपसे मिलने से आधे घंटे पहले एक फोन आया जी कि मैम मेरा 21 ईयर का भांजा है, स्पेशल है, पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मैं भी एजेड हो चुका हूँ, मेरी माँ भी एजेड हो चुकी है, मैम मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूं। ये आज की रिसेंटली 6 o'clock की बात है। क्या जवाब दूं मैं उन्हें, कहाँ जाएगा। अगर ऐसा कुछ होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी कुछ होती, या ऐसा कुछ होता कि यहाँ इन बच्चों को सेफ रखा जाएगा, तो क्या वो लोग वहां नहीं पहुंच जाते। डेली का है मैम कि डेली 5 से 6 फोन आते हैं मेरे पास कि हमें बच्चे को रखना है, हम इसके पेरेंट्स नहीं है, वो नहीं है, हम क्या करें मैम, हम खुद एजेड हो चुके हैं, क्या करें। तो क्यों नहीं सोचा जाता है इन बच्चों के। शायद आज के बाद शायद सरकार का थोड़ा सा रुझान इस तरफ आए, मैं ये पूरी उम्मीद करूंगी, क्योंकि बहुत संजीदा, बहुत संवेदनशील ये बात है, और हमारी सरकार को सच में इस बात पे पूरी तरह ध्यान जरूर देना चाहिए। आदरणीय गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सब लोग लिख रहे हैं कि सरकार खर्चा करती है, गैर खर्चा करती है, सब लोग बहुत खर्चा करते हैं, पूजा पाठ में खर्चा करते हैं, लेकिन अगर आप जैसे जो काम कर रही हैं उस तरफ अगर लोगों का रुझान आ जाए, या लोगों को समझ आ जाए, समझ मैं कहूंगी शब्द, अगर हम ये बात समझ लें कि हमें क्या करना चाहिए, किस बात की ज्यादा जरूरत है समाज में इस समय, और हम वो करें तो बहुत फायदेमंद होगा, बजाय इसके कि हम पैसा तो हर कोई खर्च करता है, सरकार भी बहुत खर्चा कर रही है, पर किस तरफ करना है उसे, इस बात का उसे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि कभी ना कभी और जल्द ही आपको इस सरकार की तरफ से भी आपको ऐसी बातें या ऐसी भावनाएं ना रखी जाए कि जब आपको ये कहना पड़े कि मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं, क्योंकि शायद ये आखिरी कदम होता है जब हमारी उम्मीदें किसी से खत्म हो जाती हैं जीवन में। तो मैं सरकार से बहुत बहुत निवेदन करूंगी कि शायद बहुत जरूरत है आप उस तरफ थोड़ा अंत में समय की पाबंदी है, अंत में जरूर पूछना चाहूंगी कि आपका जो लक्ष्य, जो ट्रेनिंग स्कूल है, वो क्या क्या कराता है, और क्या बच्चे आपके यहाँ रहते हैं, मतलब स्टे है, या आते हैं स्कूल की तरह और फिर कुछ सीख के कुछ टाइम के बाद चले जाते हैं, या रहने की भी एक सुविधा दी हुई है, या ऐसा आपका आगे प्रयोजन है? अभी तक रहने की नहीं है, लेकिन हमारा प्लान है कि हम जल्दी ही बच्चों को रहने की भी कर दें। हमारा 9 to 6 o'clock तक चलता है, जिसमें कि बच्चों के ये है कि पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं, या कुछ ऑटोज हमने लगा रखे हैं, एडवांस फैसिलिटी दे रखे हैं, तो उससे बच्चे आते हैं और उसी से चले जाते हैं। लेकिन ये जरूर हमने पेरेंट्स को बोल रखा है कि जैसे लंच वगैरह बच्चे लेके आते हैं, अगर किसी भी वजह से बच्चा लंच नहीं लेके आ सकता है, या फिर तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्चे के पूरी हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करें। बच्चे को लंच कराना है तो बच्चा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि मैं बच्चा, कोई भी बच्चा मेरे यहाँ से कभी भी भूखा नहीं रहे।
लंच आए या नहीं आए हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी पूरी व्यवस्था कर रखी है हमने कि बच्चों को पूरी तरह से हमें सेफ रखना है, खाना है, टाइम पे खाना देना है, फ्रूट्स देने हैं तो फ्रूट्स भी देने हैं, सब कुछ हम लोगों ने कर रखा है। तो वो और नाइट स्टे का है मैम, तो अब हमने सोच रखा है कि जितने जल्दी हो सके हम ये कर ले कि बच्चों को यहाँ रख सके। इसके लिए थोड़ा सा मेरे को टाइम लग रहा है, बट होप करती हूँ कि मैं जल्दी इसमें भी सफल हो जाऊँ। और मैम सफल हो नहीं जाऊंगी, मुझे सफल होना है, ये मेरा एक लक्ष्य है। लक्ष्य नाम इसीलिए रखा था कि जो मेरे को लक्ष्य प्राप्त करना है मुझे वो करना ही है, मतलब कुछ भी हो, लेकिन मुझे अपने लक्ष्य को हासिल करना है और मैं वहां तक जाके रहूं। बिल्कुल, क्योंकि मैम ये बच्चे ही मेरी जिंदगी थे, ये बच्चे मेरी जिंदगी है और ये बच्चे ही मेरी जिंदगी रहे। क्योंकि मैं कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि उसका बच्चा स्पेशल हो, लेकिन अगर स्पेशल हो गया तो उसको प्यार से अपना और प्यार से दुनिया के सामने लेके, आज मैं कहती हूँ, मैं पूरी सबके सामने कहती हूँ और बहुत प्राउडली कहती हूँ कि मेरी बच्ची स्पेशल है। मुझे कभी शर्म नहीं आती, मुझे कुछ नहीं होता, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ऊपर वाले ने दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल मुझे दिया है और मैं उसको बहुत संभाल कर रखी हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी बच्ची के साथ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि मेरी बच्ची कैसी, इतना मैं जानती हूँ कि वो मेरी है और बहुत दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल मेरे पास है आज। बहुत सुंदर बात करी। और शायद इसी जो आपके अंदर जो प्यार है, जो भावनाएं हैं बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशली, वही आपने जो जीने का मकसद बनाया है शायद उसी के वजह से बनाया है और वो दिखता है, जिसमें आपको शायद किसी की मदद नहीं चाहिए, किसी की जरूरत नहीं चाहिए। जो आपने ठाना है, जो आपने लक्ष्य तय किया है, वो जरूर आप चाहेंगे, क्योंकि जैसा अभी आपने बोला कि मैं करूंगी नहीं, मुझे करना है। आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये ही है। तो जिस इंसान ने ये ठाना है, जिसको एक ही रास्ता है, तो उस रास्ते तक वो जरूर पहुंचेगा। और परेशानियां, चैलेंजेस तो हर इंसान की जिंदगी में आते हैं, किसी के में ज्यादा, और भगवान उन्हीं को शायद ज्यादा परेशानियां देता भी है जो उनसे जूझने का हिम्मत रखता है, साहस रखता है, और इसी के लिए आपको चुना गया है। तो बस अंत में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जल्दी से आप हमारे दर्शकों को बस ये बताएं कि आप समाज से क्या चाहती हैं, अपने लिए और उन बच्चों के लिए। समाज से सिर्फ इतना सा चाहती हूँ कि मैं कहीं भी ये बच्चे जाते हैं तो उनको प्यार से एक्सेप्ट करो, उनसे दूर मत भागो। ये कोई बीमारी नहीं है कि आप उनको टच कर लोगे या बच्चा आपको टच कर लेगा तो वो आपकी बीमारी लग जाएगी। उनको प्यार देके देखो, वो वहां आपके साथ भी सेट हो जाएगी। समाज से सिर्फ इतना सा सहयोग चाहती हूँ कि इन बच्चों से दूर मत भागो, इन बच्चों को प्यार से अपनाने लगो, तो ये बच्चे भी आपके हो जाएंगे। उनको तो सिर्फ प्यार चाहिए, तो प्यार से अपनाइए, प्यार से चलिए, और कुछ ही नहीं चाहती मैम समाज से। इनको अवॉइड नहीं करें, किसी भी फंक्शन में अवॉइड नहीं करें। मोस्टली देखते हैं कि नॉर्मल लोगों के फंक्शन में कोई बच्चा चला जाता है तो लोगों की निगाहें उधर ही हो जाती है, अरे इसको लेके आ गए, अरे इसको, अरे भाई बच्चे को ही तो लेके आए हैं, कोई आठवां अजूबा थोड़ी लेके आई हूँ दुनिया का, बच्चा ही तो है, आगे आ गया। आपके भी बच्चे नॉर्मल बच्चे होते हैं, वैसे ये भी बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो समाज को यही है कि इन बच्चों से दूर मत भागो। कोई बीमारी नहीं है, कोई छूत का रोग नहीं है कि टच कर लिया तो आप बीमार हो जाओ। प्यार से अपना के देखो, खुशियां, आपको जितनी खुशी मिलेगी ना इन बच्चों को प्यार दे देते, उस दिन आप पता लगेगा कि हमने क्या नेक काम किया है आज। बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात करी कि बस प्यार दो और प्यार लो। शायद यही जीवन का मंत्र है और हम सबको ये समझना चाहिए कि एक जो शब्द नॉर्मल हमने बनाया है, उसके आगे अब नॉर्मल शब्द नहीं है। एक अलग तरीके के बच्चे हैं जिन्हें हमारा थोड़ा ज्यादा प्यार चाहिए, थोड़ा ज्यादा रुझान चाहिए हमारी तरफ, और ये सब हमें जी थोड़े से डिफरेंट है, बट अब नॉर्मल नहीं है। और इन्हें बस प्यार दीजिए और अपने को प्यार से भरिए। और अब जब आप प्यार करेंगे, प्यार एक ऐसी चीज है जिसे आप देंगे
तो आपको उससे कहीं गुना ज्यादा मिलती है। और गुना ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं और मैं आदरणीय मीना राजपूत जी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ इस संस्थान की तरफ से, इस मंच की तरफ से, आदरणीय विभा की तरफ से, अपनी तरफ से और हम सभी श्रोतागण की तरफ से कि आज आप हमारे साथ आए, हमारे साथ बातचीत करी, अपनी जीवन की कहानियों को बताया, जीवन की सच्चाइयों को, संघर्षों को हमारे साथ साझा किया, जिससे हम सबको एक अलग ऊर्जा, जीवन जीने का जज्बा और साहस का असली रूप, असली मायना जो होता है वो पता चला है। और बहुत बहुत आभार इस मंच पर आने के लिए। और इसी कड़ी को विराम देते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम को नहीं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और किरदार के साथ, एक और हस्ती के साथ, एक और कहानी के साथ। मैं नेहा शर्मा सभी से विदा लेना चाहती हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद। अध्यक्ष की तरफ से मैम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।